हम्म, हो गया। ओके। हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आज गुड मॉर्निंग फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट पढ़ने वाले हैं। करंट का जो टॉपिक चल रहा था उसके आगे बढ़ेंगे। लाओ तो पेन। जैसे करंट में पढ़ क्या रहे थे एक बार? करंट में क्या पढ़ रहे थे? हम्म, क्या टॉपिक लास्ट दिखाओ ना। ये लास्ट यही हुआ था, सवाल किए थे ये। अच्छा अच्छा, समझ गया। एक क्वेश्चन किए थे नहीं। चलो, आज हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन एक एक करके हम लोग डिस्कस करें। ये कैपेसिटर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल, ठीक वैसे ही रेजिस्टेंस का पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है ये पहले देखो। एक में पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? इफ टू और मोर रेसिस्टेंस are combined in such a way the current through each resistance current through each resistance are same then the combination is called series combination. Then the combination is called सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कैसे? सो देखिए भाई, क्या है कहानी इसके पीछे। थोड़ा इधर कर लेते हैं। जैसे सपोज करो कि एक रेसिस्टेंस ये है, दूसरा रेसिस्टेंस ये है, और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। इसका ईएमएफ एक्साई है मान लो, और इसमें आई करंट चला है। ये R1 है, ये R2 है। यही करंट इसमें आया, यही करंट इसमें फ्लो कर रहा है, यही करंट आगे बढ़ गया और ऐसे कुछ आ गया। ठीक, इस तरह से करंट फ्लो कर गया सर्किट में। तो दोनों रेसिस्टेंस में सेम करंट है कि नहीं है? क्योंकि जो करंट इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, क्योंकि और कोई रास्ता करंट पास करने का है नहीं। तो एक बार अगर इसमें केवीएल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम केवीएल, फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर मान लीजिए ऐसे घूमते हैं
इस सेंस में घूमते हैं तो IR1 प्लस IR2 माइनस xi बराबर 0, यानी I इंटू R1 प्लस R2 बराबर xi। इसको इक्वेशन 1 कर लो, ठीक है, और इधर लिखते हैं। अगर इस दोनों के बदले में एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिया जाए तो वो वही काम करेगा जो ये दोनों मिलके कर रहा है। यानी हम लोग ये लिख सकते हैं कि फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट की अगर हम लोग बात करें तो क्या कह सकते हैं वो देखिए कि एक ही रेसिस्टेंस है ये, सॉरी, दोनों के बदले एक रेसिस्टेंस ले लिया और एक ही बैटरी, वही बैटरी है एक्साई। जो काम ये दोनों मिलके कर रहा है वो काम ये आर इक्विवेलेंट अकेला करेगा। ये आर इक्विवेलेंट है, इससे आई करंट चला, फिर इसमें आई करंट गया, वापस आई करंट आ गया, तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट बराबर एक्साई। जब इस दोनों के बदले में एक लिए तो ये दूसरा इक्वेशन हुआ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं, दोनों को कंपेयर करो, एक और दो को, तो एक्साई के जगह पे आई इंटू आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, आई कट जाएगा, क्या बचेगा, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। यानी दो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2। ये पूरा नहीं आ रहा है क्या, पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है, लिखो। ये एक बात हुआ। अब हम लोग इसको आगे अगले पेज पे बढ़े, मतलब इक्विवेलेंट सीरीज में क्या निकला, R1 प्लस R2, यानी फॉर इन resistances are in series, R इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, ये होगा R1 प्लस R2 प्लस प्लस RN, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए, अब आ जाइए नेक्स्ट में पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, आगे बढ़े। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या लिखेंगे पहले देख लीजिए। इफ टू और मोर resistances are connected या combined in such a way the potential difference across each resistance are same, then the combination is called parallel combination. Then the combination is called parallel combination. कैसे, एक ये है, ये R1, ये R2 और ये बैटरी लगा दी है। यहाँ पे क्या है,
ये कंडक्टिंग वायर यहाँ तक है, ये सब सेम पोटेंशियल पे आ गया। मान लो अगर ये पॉइंट ए है तो इसको भी ए कहोगे, इसको भी ए कहोगे, सब ए है। ये अगर बी है तो इसको भी बी कहेंगे, इसको भी बी कहेंगे, सब बी है। तो यहाँ भी ए माइनस बी, यहाँ भी ए माइनस बी, यहाँ दोनों रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सेम। क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहां से आई करंट चला, तो ये आई करंट बटेगा ना। मान लो I1 इसमें चला गया भाई, I2 इसमें चला गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस A माइनस बी कितना है, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू XI, ये लिख सकते हैं। और फॉर इक्विवेलेंट सर्किट क्या लिख सकते हैं, फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, मान लीजिए कि इस दोनों के जगह पे एक रेसिस्टेंस होता, तो सीधे I इंटू आर इक्विवेलेंट बराबर एक्साई लिखते। ये अगर एक्साई है तो क्या लिखते, I इंटू आर इक्विवेलेंट बराबर एक्साई। अब कहिएगा भाई I क्या है, तो I वही है ना जो जाके बटा है, यानी I बराबर I1 प्लस I2 इंटू आर इक्विवेलेंट बराबर एक्साई। अब I1 क्या लिखेंगे, एक्साई बाई, देखो I1 बराबर एक्साई, तो I1 के जगह पर एक्साई बाई R1 प्लस एक्साई बाई R2 आर इक्विवेलेंट बराबर एक्साई। एक तरफ कर लो, एक्साई कट गया, इधर लिख देते हैं। अब इसके बाद इधर लिख रहे हैं कितना, 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। होगा कि नहीं होगा, देखो ये फॉर्मूला आ गया। अब आप देखिए कैपेसिटर से अगर आप इसको कंपेयर करिएगा, तो जो कैपेसिटर के सीरीज का फॉर्मूला था वो यहाँ पैरेलल का है, जो कैपेसिटर में पैरेलल का था वो यहाँ सीरीज का है, यानी उल्टा हो गया। सीरीज का फॉर्मूला पैरेलल में और पैरेलल का फॉर्मूला सीरीज में, यही अंतर हुआ। बाकी कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, मतलब जो जो कॉन्सेप्ट हम लगाते थे कैपेसिटर में, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज का या सिमेट्री का, वो सब कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, वैसे ही सवाल बनाएंगे, बस फॉर्मूला उल्टा हो गया। कैपेसिटर का फॉर्मूला सीरीज का यहाँ पैरेलल का बन गया, और वहाँ के पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ के सीरीज का बन गया। ये अंतर समझना है, और ये अंतर भी बड़ा रिमार्केबल है, अगर इसको ध्यान से आप समझिए। आप मैकेनिक्स में स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वही कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो देखिए दोनों का नेचर भी सेम है, स्प्रिंग भी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, दोनों एक जैसा, माने एक पर्पस का डिवाइस है, तो दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है। रेसिस्टेंस क्या करता है, ये केवल एनर्जी हीट लॉस करता है, हीट के रूप में एनर्जी का लॉस करता है, ऐसे कहो तो ये एनर्जी स्टोर नहीं करता है। कैपेसिटर का ठीक उल्टा है, ये एनर्जी का लॉस करेगा, इसलिए इसका फॉर्मूला भी कैपेसिटर से उल्टा है। तो इस तरह से याद रखने के लिए, दिमाग में एक बैठ जाए, इसके लिए हम ये बोल रहे हैं कि कैपेसिटर और रेसिस्टेंस के सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला बिल्कुल रिवर्स है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चा कुछ मैसेज कर रहा है क्या, अरे यार, किशन कुमार कह रहे हैं कि सर ऑप्टिक्स की रिकॉर्डिंग वीडियो डाल दीजिए। एकदम डालेंगे, ऑप्टिक्स का रिकॉर्डिंग डालेंगे, थोड़ा टाइम दो, पहले जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, ठीक है ना, ऑप्टिक्स भी डालते हैं। हो गया नहीं, ये आगे बढ़ें। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे थे इसमें कि जैसे मान लीजिए 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया,
R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अगर R1 R2 बराबर है R के, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया जी? R/2 है ना। फॉर n रेसिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, फॉर्मूला क्या लगाओगे? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/Rn। इस तरह से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इस पर सवाल क्या होगा, कैसा होगा, उस पर बात करते हैं। थोड़ा इक्विवेलेंट निकालने पे बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन सिंपल सा किया जाए। एक सिंपल सा सवाल हम दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए, इसी में से देते हैं। जैसे करंट का पैकेज डाले थे ना जी? हाँ, मिल गया। तो अपने पैकेज से हम सवाल दे रहे हैं जी। पैकेज सबको इन्वेंटर्स एडुकेयर का जो ऑनलाइन क्लास का जो ये है, उसमें मिल जाएगा, है ना। जैसे एक बड़ा सवाल ऐसा है। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं पहले। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जैसे ये क्वेश्चन है, तो एकदम सिंपल है। जो सीरीज पैरेलल आपको पढ़ा है उसी पर आधारित है। ए और बी के बीच निकालना है। देखो, ये और ये सब आर है, सबका रेसिस्टेंस आर है। अब सोचो, ये और ये सीरीज में है, तो आर आर 2R हो गया, और ये 2R इस आर के साथ पैरेलल में है, तो इस दोनों का कितना हो जाएगा? 2R इंटू आर बाई 2R प्लस आर, यानी 2R/3। तो ये पूरा 2R/3 हुआ। मतलब यहां अगर देखें, यहां से लेके और यहां के बीच में ये सबको मिला दिए तो 2R/3। अब क्या बचा ए और बी के बीच में? तो आप देखिए, ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस आर है, और ए और बी के बीच में इस सब को मिला के ये तो 2R/3 हुआ, और ये आर, ये आर, अब प्लस ये भी, ये आर और ये 2R/3। ये आर और ये 2R/3 कितना हो गया? ये सीरीज में और इसके साथ पैरेलल में, यानी R प्लस 2R/3 कितना हुआ? ये इधर लिख दो। ये पूरा कितना? यार, ये पूरा कितना आ गया? ये वाला R प्लस 2R/3, यानी 5R/3, और 5R/3 और R पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट क्या हुआ फाइनली? R इंटू 5R/3 अब बाई R प्लस 5R/3, है ना। तो नीचे आ गया 3 8 और ऊपर आ गया 5, 5R/8। बोलिए, ठीक है? चेक कर लो एक बार, ठीक है ना जी?
पैकेज खोल के लाओ ना, ये वाला जो हम अभी कर रहे हैं। रिक ये वाला लाओ तो खोज के, हम इसमें थोड़ा वो लगाएं। तुम उसमें से दो पैकेज, हम इसमें, अरे उसमें तुम अपने मोबाइल में लाओ ना पैकेज। लेक्चर 4 चल रहा है ना। ठीक है, तो अगले पेज पे बढ़ें। चलिए और भी सवाल हम करते हैं जिससे कि आपको थोड़ा लगे कि और भी सवाल करते हैं, लेकिन पहले एक चीज़ और बता दें, व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ भी यूज होता है, तो वो चीज़ हम बता देते हैं। जैसे जो कैपेसिटर में पढ़े थे वही यहाँ भी है, व्हीटस्टोन ब्रिज। है ना, देखिए ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ये M और ये N। इफ Vm बराबर Vn, अगर M और N का पोटेंशियल बराबर है, ऐसे कहो, उल्टा कर दो, ऐसे लिखो, द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज, क्या है, इफ R1 बाई R2, ये R1 बाई R2 और इधर R3 बाई R4 हो जाए, ये और ये रेशियो बराबर हो, देन Vm बराबर Vn, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी इसका रेशियो, इसके का रेशियो बराबर है, इसका मतलब यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल बराबर है, मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन, जैसे ये कैपेसिटर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर केवल हम इसको लिख दिए समझने के लिए कि भाई यहाँ भी इसको यूज करेंगे इस तरह से। समझ गया ना, ऑलरेडी इस पर बात कैपेसिटर में हम लोग कर चुके हैं, तो जो लोग कैपेसिटर पढ़ा है उसको ध्यान होगा, जो लोग नहीं कैपेसिटर पढ़ा है वो एक बार कैपेसिटर में एक बार पढ़ ले। हमको लगता है कि लेक्चर 3-4 में होगा, ये लेक्चर 3 में होना चाहिए, एक बार आप देखिए लेक्चर 3। ठीक है, तो इस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी थी। अब कुछ और सवाल ऐसा लेके आते हैं जिसमें कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग हो जाए। जैसे देखो, खोलो खोलो खोलो, हम्म एक देखिए ये,
ये भी आर, ये भी आर, आर आर आर। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस AB। AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस AB। क्या होगा भाई A और B के अक्रॉस? कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा सवाल आपके पास आए, इसमें सिमेट्री भी नहीं दिख रहा है, देख रहा हो कोई सिमेट्री दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। हाँ, एकदम ऐसे मिला रहता और यहाँ के क्रॉस तो हमको सिमेट्री दिखता, मतलब इस फिगर में सिमेट्री भी नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, जिस दो के क्रॉस निकालना है A और B, उसको दो एंड पे रख दिए, ठीक। और बाकी पॉइंट देखो, ये A है, ये B है, इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं। 4 पॉइंट है A B C D। तो एक तरफ यहाँ C लिख लिए, एक तरफ यहाँ D लिख लिए। ये कैपेसिटर में भी हम आप लोगों को बताए थे कि अगर 4 पॉइंट हो, माने 4 डिफरेंट पोटेंशियल का पॉइंट हो, तो उसको ऐसे सजाना चाहिए, जिसके क्रॉस निकालना है उसको दो एंड पे और बाकी को ऊपर और नीचे ऐसे। अब देखो A और C के बीच में एक रेसिस्टेंस R है, तो A और C को ऐसे मिला दिए, A और C के बीच में हो गया, ये खत्म। फिर A और D के बीच में एक रेसिस्टेंस R है, तो A और D भी मिल गया। फिर D और B के बीच में एक रेसिस्टेंस R है, D और B, तो D और B मिल गया। फिर D और C के बीच में एक रेसिस्टेंस R है, फिर C और B के बीच में, हो गया, सब ऐड हो गया। अब A और B के बीच निकालना है, तो खुद आप देख लीजिए, ये भी R, स्मॉल r ना, ये भी R, ये भी R, ये भी R, तो ये R/R1, ये भी R/R1, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ये भी R था, वैसे कोई मतलब नहीं है। अब देखो A, इसका करंट इसी में जा रहा है, तो ये R और ये R पैरेलल सीरीज में, फिर ये R और ये R सीरीज में, तो R R 2R, R R 2R, और फिर 2R पैरेलल में। कितना हो गया आप खुद देख के बताइए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? A और B के बीच का इधर से 2R है, इधर से भी 2R है, तो RAB क्या हुआ भाई? R 2R R हो गया, सही है ना? तो इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? कुछ और सवाल देखते हैं, कुछ और सवाल प्रैक्टिस के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का। देखिए, हर तरह का सवाल ऑलरेडी कैपेसिटर में प्रैक्टिस करा चुके हैं, तो आप रेसिस्टेंस का कोई भी सवाल कैपेसिटर वाला लेक्चर देख के बना सकते हैं, बशर्ते फॉर्मूला केवल रिवर्स कर देना है, जो सीरीज वाला है वो पैरेलल में, पैरेलल वाला जो है वो सीरीज में। कुछ और क्वेश्चन हम करने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखिए, तो खोलो ना यार, मिटा दें इसको, नेक्स्ट पेज में आओ।
एक ये सवाल है, देखिए ये गड़बड़ हो गया। ये कैसे बना हुआ है फिगर, थोड़ा देखो। ये बना हुआ है कैसे स्टार, यार फिगर बन नहीं पड़ा है, क्या है? फिगर कैसे आएगा बोर्ड पे? रुको 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 रुको, पहले हमको समझने दो फिगर को। ये ट्रायंगल आया, कभी कभी मूड ही खराब हो जाता है फिगर बनाने में। सी, रुको जी, जी एच, सी जी एच, जी से मिला दिए सीधे इधर ई, एक बार बनाने का ट्राई कर रहे हैं। एच से मिला दिए इधर एफ, ये ए पॉइंट है सपोज करिए, और एफ और ई को मिला दिए। थोड़ा गड़बड़ा गया, एक मिनट अब हो जाएगा। लास्ट वाले को मिलाना है। बस ये है जी, एफ और ई। ए बी कहाँ है? ये बी, ये सी, ये डी, ए बी सी डी ई एफ, ये जी होगा, फिर ये जी एच, जी तो यहाँ है ही, कुछ और मान लो इसको, जी एच हो गया। आई मान ले, के मान लेते हैं इसको, के, इसको एल मान लेते हैं। चलिए खैर हो गया, यही था। फिगर बनाने में इतना कष्ट हुआ। देखो तुम लोग ध्यान से बनाओ, कैसे कैसे बनाना है सो देख लो। पहले सी से जी मिलाए, फिर जी से ई मिलाए, फिर ई से एफ मिलाए, फिर एफ से एच मिलाओ, इसे मिलाओ, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है कि ए और सी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। क्वेश्चन देखिए, सबका रेसिस्टेंस आ रहा है, मतलब जो भी सिगमेंट दिख रहा है ना, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये आर आर आर, सब आर है। देखो थोड़ा छोटा बड़ा लेंथ हो गया है, लेकिन सबका रेसिस्टेंस आर है। सबके बीच में जो जो पॉइंट हम मार्क किए हैं, सबके बीच में आर रेसिस्टेंस।
सबके बीच में, ये भी R, ये खुद R, ये सब R है। इतना सारा रेसिस्टेंस है और अपने को निकालना है A और B के कितना, A और C के बीच। क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस AC। AC के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक। क्या करेंगे भाई, देख लो। AC के बीच में निकालने के लिए A यहां पर और C यहां पे रख दिए। एक तरीका बताए थे, ध्यान करो जहां बहुत सारा पॉइंट होना, सिमेट्री भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, A और C के बीच दिख तो रहा है, बट सिमेट्री को अगर हम ऐसे यूज करें, एक तरीका याद करिए, आपको हम बताए थे कि जिस दो पॉइंट के बीच में निकालना है उसके बीच में जाने का आइडेंटिकल रास्ता ढूंढेंगे, और उस आइडेंटिकल रास्ते पर जो जो पॉइंट सेम लोकेशन पे होगा सबका पोटेंशियल सेम होगा। जो जो पॉइंट सेम लोकेशन पे होगा उस सब का पोटेंशियल सेम होगा। ये मेथड कैपेसिटर में हम बता चुके हैं। फिर अभी हम आप लोग को समझाते हैं, एक बार आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। क्या है सो देखो, तो A से C पर जाना है तो कैसे कैसे जा सकते हैं। A से C पर, A ये पॉइंट है ना। अगर आप ध्यान दीजिए, A और C के बीच में, हमको A और C के बीच में निकालना है। तो ऐसे तो इतना करने की जरूरत भी नहीं, ऐसे दिख रहा है। देखो थोड़ा और इसको सिंपल कर सकते हैं फिगर को, क्या उससे भी आसान काम हो जाएगा। देखो कैसे, ये और ये तो सीरीज में है ना जी, यहां से यहां ये सीरीज, ये R और ये R सीरीज में है, तो ये R और ये R कितना हो गया, 2R, और 2R और ये R मिलके 2R/3। तो ये जो पूरा फिगर है यहाँ पर, ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा मिलके हो गया 2R/3। उसी तरह से ये पूरा मिलके हो गया 2R/3। उसी तरह से ये भी देखो R ये भी 2R/3, ये सब 2R/3 होते जा रहा है। ये सब मिलके ये भी 2R/3, और ये भी जो है ये भी हो गया 2R/3। बोलिए, तो लेकिन A और C के बीच तो हमको निकालना है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको जिसके बीच निकालना है वो वाला को तो रिड्यूस नहीं कर सकते ना उस पॉइंट को। ये पॉइंट को तो रखना पड़ेगा क्योंकि A और C के बीच निकालना है। बाकी पॉइंट को रिड्यूस कर देते हैं। मतलब आप सोचो, ये पॉइंट हमारा K था, ये पॉइंट हमारा K था और ये L था, तो K और L के बीच में ये सब 2R/3 हो जाएगा। अब A और C को केवल रखो और बाकी को देखो। A और C को छोड़ के, यार क्या हो रहा है, A और C को छोड़ के बाकी को देखिए। ये D और ये कौन सा पॉइंट था, B, D और B के बीच में 2R/3, तो C से किसको मिलाएंगे, D, C से D तक R था। चलो यहां देखो, C से D के बीच में R है, ये D पॉइंट। समझाने के लिए इसे करना पड़ रहा है। अब D और B के बीच में, D और B के बीच में 2R/3, B तक आ गए, B तक आ गए। देखो D और B के बीच में 2R/3, फिर B और A के बीच में ये भी 2R/3, ये भी 2R/3, सही है। अब A और ये क्या है, K, ये K पॉइंट था। A और K के बीच में
ये सब मिला के भी 2r/3, ये k पॉइंट, और k और l के बीच में भी 2r/3, ये l है। k और l के बीच में भी 2r/3। अब फिर ये l और c के बीच में 2r/3, ये l, ये भी 2r/3, l और c के बीच में, सॉरी l और c के बीच में 2r/3 नहीं, हम लोग k और l के बीच में 2r/3 किए ना, l और c के बीच में ये r है, l और c के बीच में ये r है, l और c के बीच में ये r है, ठीक। ये c पॉइंट था हमारा जिसके बीच में निकालना है, ध्यान दो। अब ये यूज कर लिए हैं, ये यूज कर लिए, ये यूज नहीं हुआ, l और d के बीच में भी r है, l और d कहाँ है जी, l और d ये भी r है, ठीक है ना। l और d के बीच में आ रहा है, तो ये सब कंप्लीट हो गया। इसको पूरा यूज कर ही लिए थे, इसको पूरा यूज कर लिए थे, इसको पूरा यूज कर लिए थे, इसको पूरा यूज कर लिए, अब ये और ये भी यूज हो गया। अब हमको a और c के बीच निकालना है। अब खुद देखिए, तो a से c तक जाएंगे, ये 2r/3 सीरीज में, फिर ये 2r/3, ये 2r/3 सीरीज में, कितना हुआ बोलो, ये 2r/3, 4r/3। यहां देखो, अब a से इधर हम लोग किए, a से d के बीच में, a c d l, ध्यान दीजिए, a c d l 4 पॉइंट ले रहे हैं। a और c के बीच निकालना है, a और d के बीच में 2r/3, 2r/3, 4r/3, फिर a और l के बीच में 4r/3, हो गया ना ये पूरा। अब a से d हो गया, d से c r, l से c भी r, और d से l भी r। अब देखिए, बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बना कि नहीं बना, इसका रेशियो, इसका रेशियो बराबर, इसमें कोई करंट नहीं गया। अब आप देखो, ये 4r/3 और ये r सीरीज में, फिर 4r/3 r सीरीज में, और फिर पैरेलल में। तो फाइनल आंसर पर पहुंचे, अगर हम लोग फाइनल आंसर की ओर पहुंचे तो क्या होगा, तो इधर से हो गया, इधर से हो गया 4r/3 प्लस r, यानी 7r/3। तो a और c के बीच में इधर से भी 7r/3 और इधर से भी 7r/3, तो r इक्विवेलेंट आ गया 7r/6, 7r/6 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, है कि नहीं। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल था प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन क्या था वो तो तुम देख ही लिए, सबका रेसिस्टेंस आ रहा है, ए और सी के बीच निकालना है। नेक्स्ट में आते हैं, और भी हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करें, लो तो वो
ये यहां भी ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस across AB। AB के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। इसका भी रेसिस्टेंस आर है, इसका भी रेसिस्टेंस आर है, सबका रेसिस्टेंस आर है, हर एक का रेसिस्टेंस आर है ना, हर एक का रेसिस्टेंस आर है। अब बताओ क्या होगा इक्विवेलेंट, कैसे करेंगे? देखो इधर ए और बी के क्रॉस निकालो, कितना होगा इक्विवेलेंट भाई? इसमें क्या है कि यहां सिमेट्री है, सिमेट्री से इसको आसानी से बना सकते हैं हम। आप याद करिए, बोले थे कि भाई देखो ये जिसके क्रॉस निकालना है उस लाइन को मिलाओ, ये पैरेलल एक्सिस हुआ, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो जो कि फिगर को दो भाग में बांट रहा है, तो यहां पर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है। अब इस एक्सिस के अबाउट अगर आप ध्यान दीजिए तो इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है। तो जो दो रेसिस्टेंस आपस में एक दूसरे का इमेज है पैरेलल एक्सिस के, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, उस दोनों में सेम करंट होगा, एकदम आइडेंटिकल है, तो दोनों में क्या होगा? सेम करंट होगा। क्या लिखेंगे? इफ two resistance if two resistances are mirror image of each other, mirror image of each other about perpendicular axis of symmetry, perpendicular axis of symmetry, then current in these two resistance are same।
current in these two resistance are same. ठीक है, इसमें सेम करंट, इसमें सेम करंट, इसमें सेम करंट। बोलो, यानी जो करंट इसमें आएगा वही करंट इसमें जाएगा, जो करंट इसमें आएगा वही करंट इसमें जाएगा, जो करंट इसमें आएगा वही करंट इसमें जाएगा। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा क्या हुआ भाई? तो इसका फायदा हुआ कि ये इधर है, ये ऐसे ही करंट जा रहा है, इसका करंट इसी में जा रहा है। ये जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट का कोई फायदा नहीं है। ये क्या हुआ? ये फॉल्स ज्वाइंट है, फॉल्स ज्वाइंट। मतलब क्या हुआ भाई फॉल्स ज्वाइंट है? तो मतलब ये हुआ कि इस ज्वाइंट को रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए इस बात को ध्यान से कि जैसे इसी फिगर को अगर हम ऐसे बना दें, ये हो गया, इस ज्वाइंट को अलग अलग कर दिया। फायदा अब दिख रहा है साहब, इसका करंट इसी में जा रहा है, इसका करंट इसी में जा रहा है, इसका करंट इसी में जा रहा है। अब देखो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कितना आसानी से निकल जाएगा भाई। ये दोनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में कितना हुआ? ये आर आर 2R और ये आर 2R/3। अब हम इधर दिखा रहे हैं अलग से ए और बी को, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ए और बी पॉइंट के बीच में अगर हम बात करें तो देखो इधर से आर 2R/3 और फिर ये आर, अब बीच में आर आर 2R, फिर इधर से आर 2R/3 और ये आर। हुआ कि नहीं हुआ? यहां से फिर देखिए ये आर 2R/3R, ये आर 2R/3R और ये 2R, ये सब पैरेलल में है। तो फाइनली इसका आंसर अगर लिखना है इधर लिख देते हैं 1/R इक्विवेलेंट बराबर R + R + 2R/3, 2R, यहाँ देखो 2R + 2R/3, 3 दूनी 6, 2 8, 8R/3। इधर से 8R/3, इधर से भी 8R/3, कितना हो गया R इक्विवेलेंट? 1/8R/3 प्लस 1/8R/3 अब प्लस 1/2R, यानी हो गया 3/8R और 3/8R, 3/4R अब प्लस 1/2R। 4R एलसीएम ले लो तो 3 + 2, तो R इक्विवेलेंट हो गया 4R/5। R इक्विवेलेंट हो गया 4R/5। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलिए।
ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल देखो। तो इक्विवेलेंट का हर एक क्वेश्चन आपके सामने हम किए, निकाल के लाओ। यहाँ देखो, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, सब आर है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहां भी वही सवाल है जी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस across AB। बनाओ। AB के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस AB, यही सवाल है, क्या होगा? क्या करेंगे भाई? तो सिंपल है। तो यह देखो, ये R और ये R सीरीज में है, ये R और ये R सीरीज में है ना? तो इसको छोटा करो। जैसे इस पॉइंट को हम मान लेते हैं M, इसको P Q R S ऐसा मान लिए। A और B के बीच निकालना है, फिर वैसे ही लिख रहे हैं। जो सीरीज पैरेलल दिख रहा है उसको डायरेक्ट यूज करते चलो। A और B, A से B जाएंगे, एक रेसिस्टेंस ये R है S पे, ये S है, एक रेसिस्टेंस ये R है S पे, और S और इसके बीच में क्या बोलते हैं, ये देखो सिमेट्री से ये तो हम कह सकते हैं कि ये यहां पर जो है सिमेट्री से हम ये कह सकते हैं कि इसका करंट इसमें जा रहा है और इसका करंट इसी में जा रहा है, इसका करंट इसी में जा रहा है, तो ये भी तो फॉल्स ज्वाइंट हुआ। तो फॉल्स ज्वाइंट हुआ तो इसको छोड़ दो, ये आर आर टू आर, ये आर आर टू आर, और टू आर टू आर आर, तो एस और आर के बीच में, आर लिख दिए, इसको कुछ और नाम, ठीक है। यहां देखो, ये एस और ये कैपिटल आर के बीच में इसका रेसिस्टेंस इसी में जाएगा, तो आर आर टू आर, आर आर टू आर,
टू आर आर। तो एस और आर के बीच में सीधे रेसिस्टेंस आर है, सीधे रेसिस्टेंस आर है, ये पॉइंट आर हो गया। अब फिर आर और बी के बीच में आर है, सही है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लिया जाए ना। ये आर है। उसी तरह से इधर भी वही बात हुआ, ए और पी के बीच में आर, पी और क्यू के बीच में ये क्यू, पी और क्यू के बीच में आर आर और आर आर, टू आर यानी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। हो गया कि नहीं हो गया? कितना हुआ? अब ए और बी के बीच निकाल दो, बहुत सिंपल है, आर आर आर, 3R, आर आर आर, 3R। तो आर ए बी कितना? आर इक्विवेलेंट, इधर से भी 3R, इधर से भी 3R, यानी 3R/2। बोलो जी। हो गया कि नहीं? 3R/2। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। कोई सवाल? ये शशि भूषण किताब लेके आओ, तो वहां पर रखा हुआ है, जाओ। एक आध और बढ़िया सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, इक्विवेलेंट से आगे बढ़ेंगे, कुछ और सर्किट का सवाल सॉल्व करेंगे, है ना। एक दो बढ़िया सवाल आपको दें बनाने के लिए। एक तब तक ये वाला किया जाए ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले देखो। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस find the equivalent resistance between A and B as shown in figure, as shown in figure। और ये जा रहा है अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, माने इन्फानाइट लैडर है ये, इन्फानाइट रिपीटेशन है। इसका रेसिस्टेंस आर है, ए और बी के क्रॉस निकालना है, तो ये के आर है, ये भी के आर है, फिर ये के स्क्वायर आर है, तो ये के स्क्वायर आर है, फिर ये के क्यू आर है, ये के क्यू आर है। इस तरह से ये रिपीट होता जा रहा है इनफाइनाइट लैडर तक। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इसका आंसर ये बताओ।
बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है। मान लीजिए कि यहां से इस चेन को ब्रेक कर दीजिए, चेन को ब्रेक कर दिए, समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं कि लेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A and B is X। A और B के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस X है, A और B का इक्विवेलेंट के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है? X मान लिए। अब चूंकि चेन को ब्रेक कर दिए हैं तो ऐसा करो, A और B के क्रॉस निकालना तो है ही, थोड़ा इसको छोटा करें, और बाकी इस पॉइंट को CD मान लो, और CD को आगे दिखाते हैं KR फिर K स्क्वायर R फिर KQR ये अप टू इंफिनिटी। सही है। अब ये CD पॉइंट है, C और D। सोचो जब R से शुरू हुआ तो इक्विवेलेंट हम लोग मान लिए X माने, तो KR से शुरू होगा, सब जगह K बढ़ गया। एक फैक्टर देखो, ये R से शुरू हुआ था तो R के बाद K आया, अब ये K से शुरू हुआ तो K स्क्वायर आया, KQ आया, ये भी इनफाइनाइट है। तो एकदम ये और ये सिमेट्रिकल है कि नहीं? आप AB के क्रॉस कहो या CD के क्रॉस कहो, अंतर क्या आ गया? K का, यानी जहां R था वहां KR हो गया, जहां KR था वहां K स्क्वायर R हो गया। फर्स्ट में R था तो यहां KR हो गया, सेकेंड में KR था तो यहां K स्क्वायर R हो गया, थर्ड में K स्क्वायर R था तो यहां KQR हो गया, फोर्थ में यहां KQR है तो यहां K4R होगा। इसी तरह से होगा ना, यानी K के फैक्टर से आगे बढ़ गया। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? लेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन N, B and X, so equivalent resistance across CD is Kx। K के फैक्टर से सब कुछ बदल गया, तो इक्विवेलेंट भी Kx हो जाएगा। मतलब ये कि जितना पोर्शन आप यहां से काटे हैं, ब्रेक किए हैं चेन को, इतना पोर्शन, ये सब का इक्विवेलेंट क्या हो गया? Kx। तो जब सबका इक्विवेलेंट Kx हो गया तो यहां पर एक अगर हम Kx जोड़ देंगे इस R में तो हमारा काम हो गया। यानी CD के जगह पर, इस CD के जगह पर क्या जोड़ दिए? Kx जोड़ दिए, यही ना किए। अब AB के क्रॉस हम इक्विवेलेंट निकाल दें, पूरे C से D के आगे जितना कुछ था सब के बदले में हो गया Kx, और AB के बीच X माने ही है, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? सो देखो, अब देखो यहां ये Kx और R पैरेलल में और इसके साथ सीरीज में, यानी R इक्विवेलेंट बराबर, R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB बराबर R प्लस R KX बाई R प्लस KX, और यही इक्विवेलेंट किसके बराबर हम मान लिए? X के बराबर। ये कितना हो गया आगे? X बराबर, ये R इक्विवेलेंट क्या है? X बराबर
आर प्लस आर के एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस के एक्स कितना हो गया, आर एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर के एक्स अब प्लस आर के एक्स, यही ना। एलसीएम ले लिए इधर, ये आर प्लस के एक्स एलसीएम हुआ, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया आर एक्स अब प्लस के एक्स स्क्वायर, है ना, के एक्स स्क्वायर, इधर आर में आर स्क्वायर अब प्लस के आर एक्स अब प्लस के आर एक्स, ये ठीक। कितना आ गया फाइनल, इसको अगर सॉल्व करें तो, ये सॉल्व करें तो आ गया एक्स में इक्वेशन अगर देखें तो के एक्स स्क्वायर प्लस 2rkx अब प्लस आर एक्स, यानी 2rk प्लस आर एक्स, है ना, माइनस आर स्क्वायर, इधर चल गया ना, हम लोग के एक्स स्क्वायर इधर किए, 2rx इधर आएगा तो ये माइनस ना करना होगा, 2rk को माइनस कर लिए, 2rk आर के एक्स आर के एक्स 2rx इधर चला जाए तो हाँ ठीक है, माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से x में क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करेंगे x निकल जाएगा, बोलिए। तो इस तरह से हम लोग x निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये सब सवाल एक आपको हम दिए, अब क्या करना है इस पर सोच समझिए। करना ये है कि जो खोलो तो DPP2 बनाना है, DPP1 और DPP2, DPP1 और DPP2 बनाना है आप लोगों को, ठीक है। वे क्या है, हम तो कह रहे हैं कि जितना हम पढ़ा दिए कई सारा डीपी बनेगा जी, देखो क्या क्या बनेगा, DPP1, DPP2, DPP3 एंड DPP4 तक। DPP4 तक पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद सेल है DPP4 तक। अगले क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, जो भी आप पूछिएगा, अगर तो नहीं भी पूछिएगा तो जो हमको इम्पोर्टेंट सवाल लगेगा वो कराएंगे, लेकिन हमको उम्मीद है कि आप अगर बनाते हैं तो पूछिए, है ना। तो बाकी अगले क्लास में इस पर विशेष बात होगा, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो इस पर कुछ सवाल करेंगे और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ाएंगे। इस पर और सवाल अभी हमको करना है और कई क्वेश्चंस करना है, वो करने के बाद हम इसी में अभी तो किरचॉफ्स लॉ जो पढ़ा रहे हैं, सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, उसमें अलग अलग तरीके से सवाल करना सिखाएंगे कि नोडल एनालिसिस से कैसे सवाल बनाते हैं, है ना, ये सब बताएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो अगले क्लास में मोस्ट प्रोबेबली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल शुरू हो जाना चाहिए, अगर समय मिला तो सवाल बनाने के अलावा, नहीं तो उसके अगले क्लास में शुरू होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आज के लिए इतना ही, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब ये क्लास का जो टाइम है ना 8 बजे कर दो, समझे, 7:30 जल्दी हो जा रहा है, हम चले जाते हैं टहलने या फिर आते हैं तो फिर सीधे आना पड़ता है ना, तो 8 बजे ठीक रहता है, 8 बजे से रहेगा। तो कभी अभी आज तो जैसे हम 8:15 शुरू किए, लेकिन फिर भी 8 से ठीक है, 8 बजे से करो, ठीक है ना।